डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट के पोइम फायर एंड आइस, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया है, उसका अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम इस पोइम की वर्ड मीनिंग को देख लें। सबसे पहली वर्ड मीनिंग है टेस्ट ऑफ डिजायर। टेस्ट का मतलब होता है स्वाद और डिजायर का मतलब होता है इच्छा या तृष्णा, यानी इच्छा या तृष्णा का स्वाद। फेवर, फेवर का तात्पर्य होता है पक्ष लेना या सपोर्ट करना। पेरिस, इसका मतलब होता है नष्ट करना। इसके बाद ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है दो बार। फिर है आपका डिस्ट्रैक्शंस यानी विनाश। सफिस, सफिस का मतलब होता है पर्याप्त। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने वर्ड मीनिंग का अध्ययन किया। अब इसके बाद हम अध्ययन करते हैं अबाउट द पोइम। फायर एंड आइस इज ए ब्यूटीफुल पोइम रिटन बाय, या हम इसकी जगह कह सकते हैं कंपोज्ड बाय द फेमस पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी फायर एंड आइस, ये जो पोइम है उसको कंपोज किया है एक फेमस अमेरिकन पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। द पोइट टेल्स अस, कवि हमें बताता है टू ओपिनियन, दो मतों के बारे में। ओपिनियंस का मतलब होता है मत, और यहां पर ओपिनियंस है तो मतों के बारे में, यानी दो मतों के बारे में हमें कवि बताता है। अबाउट द एंड ऑफ अर्थ, पृथ्वी के अंत के बारे में। सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं द अर्थ विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी का जो अंत है, जो समाप्त है, वो किससे होगा? फायर से होगा। वाइल, जबकि सम, कुछ लोग से कहते हैं इट विल एंड इन आइस, इसका बर्फ में विनाश होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम बता दें कि यहां पर फायर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फायर का यहां तात्पर्य है डिजायर, यानी व्यक्ति की इच्छा से। ग्रीड, ग्रीड का मतलब होता है लालच। एवरिस, एवरिस का मतलब होता है लोभ। और लस्ट, लस्ट का मतलब होता है हवस या लोलुपता। तो यहां पर फायर का तात्पर्य है व्यक्ति की इच्छा, उसका लालच, उसका लोभ या उसकी हवस, जो कि बढ़ती रहती है। फिर है आपका आइस, जो आइस है वो रिप्रेजेंट करता है हैटर्ड। हैटर्ड का मतलब होता है घृणा या नफरत। कोल्डनेस यानी रूखापन। इनडिफरेंस यानी उदासीनता। इनसेंसिटिविटी का मतलब होता है असंवेदनशीलता, असंवेदनशीलता। और रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता। यानी आइस है वो नफरत, रूखेपन को, उदासीनता को, असंवेदनशीलता को और कठोरता को रिप्रेजेंट करता है। यानी एक व्यक्ति या जब इस संसार में लोगों के बीच में यदि लोभ, हवस, इच्छा यानी तृष्णा और लालच बढ़ जाएगा तब वो नष्ट होगी, और या नफरत, रुकापन, उदासीनता, असंवेदनशीलता और कठोरता बढ़ जाएगी तब इस पृथ्वी की विनाश होने की संभावना है। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पृथ्वी के अंत के बारे में बताया, और वो दो मत थे कि कुछ लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी का अंत फायर से होगा तो कुछ आइस से। तो यहाँ पर फायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और आइस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इसे नोट कर लें। इसके बाद आइए अब हम इस पोइम का अध्ययन करें। पोइम, सम सेज, यानी कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी इस विश्व का या संसार का जो अंत है वो फायर यानी आग में होगा। और आग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिजायर, ग्रीड, एवरेज और लस्ट को। तो कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत है वो आग से होगा। सम सेज इन आइस, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसका अंत है वो आइस यानी बर्फ से होगा। और आइस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है हैटर्ड, कोल्डनेस, इंडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी, रिजिडिटी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि फॉर व्हाट, चूंकि या जहां तक, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मैंने, आई यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने लिए ले रहा है कि जहां तक मैंने हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, इच्छा का या तृष्णा का स्वाद चखा है या महसूस किया है, अनुभव किया है। आई होल्ड विथ, होल्ड विथ का मतलब यहां होता है समर्थन करना। आई होल्ड विथ दोज, मैं उन लोगों का समर्थन करता हूं हु फेवर फायर, जो कि जो आग का पक्ष लेते हैं।
यानी फर्स्ट स्टेंजा में कवि कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी का अंत है वो फायर से होगा, तो कुछ कहते हैं कि आइस से होगा। लेकिन कवि अपनी तरफ से कह रहा है कि जहां तक मैंने तृष्णा के स्वाद को अनुभव किया है तो मैं उन लोगों का पक्ष लूंगा जो कहते हैं कि इस पृथ्वी का अंत है वो फायर से होगा। तो यहां पर कवि किसका सपोर्ट कर रहा है? सबसे पहले उन लोगों का जिन्होंने कहा है कि इस पृथ्वी का विनाश है वो फायर से होगा। आगे सेकंड स्टेंजा, बट लेकिन या किंतु इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इस पृथ्वी को दोबारा नष्ट होना पड़े, पेरिश का मतलब नष्ट करना एंड ट्वाइस का मतलब दोबारा या दूसरी बार, यानी लेकिन कुछ यदि इस पृथ्वी को दोबारा नष्ट होना पड़े तो आई थिंक, तो कवि कहता है कि मैं सोचता हूं, आई नो और मैं जानता हूं, एनफ पर्याप्त रूप से, ऑफ हेट इस घृणा को, यानी यदि पृथ्वी को दूसरी बार नष्ट होना पड़े तो मुझे पता है कि इसके लिए जो हेट है वो पर्याप्त होगी। टू से कहना है दैट की फॉर डिस्ट्रक्शंस यानी विनाश के लिए आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ भी क्या है? ग्रेट यानी महत्वपूर्ण है, एंड वुड सफिस और पर्याप्त होगी। यानी यदि पृथ्वी को दोबारा नष्ट होना पड़े तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि मुझे पता है कि उसके लिए फिर हेट पर्याप्त होगी, क्योंकि इस विनाश के लिए आइस भी महत्वपूर्ण है और पर्याप्त है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार दो स्टेंजा में कवि ने पृथ्वी के विनाश के दो तरीके या दो मतों के बारे में बताया। एक था कि वो आग से नष्ट होगी या एक आइस से, यानी आग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आग डिजायर, ग्रीड, एवरिस और लस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि आइस है वो हेटर्ड, कोल्डनेस, इनडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी और रिजिडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए अब हम टेक्स्ट बुक आधारित क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करें। फर्स्ट, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, यानी ये संसार कैसे अंत होगा उसके बारे में विभिन्न प्रकार के या बहुत सारे ऐसे आइडियाज है। यानी हमने इस पोइम में पढ़ा है, दो आइडियाज है, एक है फायर और दूसरा है आइस से इस पृथ्वी का अंत हो सकता है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं द वर्ल्ड विल एंड सम डे, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि इस संसार का या वर्ल्ड का किसी न दिन अंत होगा? तो ऐसा मान्यता है कि हो सकता है किसी दिन इस पृथ्वी का या वर्ल्ड का अंत हो। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ द सन गॉट सो हॉट, यानी सूर्य इतना गर्म हो जाए, दैट इट ब्रस्ट, कि वह ब्रस्ट हो जाए यानी फूट पड़े। तो ऐसा यदि होता है तो तापमान बढ़ जाएगा और अधिक तापमान से सभी वस्तुएं जलकर नष्ट हो जाएगी। और या ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, या सूर्य है वो ठंडा हो जाए तो जितनी भी लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ है वो उनकी जो एक्टिविटी है वो रुक जाएगी, तो ऐसे भी संसार का नष्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का क्वेश्चन है, इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फॉर फ्रॉस्ट के लिए व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, यानी फायर है एंड आइस है वो किसके लिए हैं? हियर आर सम आइडियाज, यहां पर इस बॉक्स में कुछ आइडियाज है। ग्रीड, एवरेज, क्रूएलिटी, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स, फ्यूरी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड हेटर्ड। तो आइए सबसे पहले हम इनके अर्थ को देख लें। ग्रीड का मतलब होता है आपका लालच, एवरेज का मतलब होता है आपका लोभ, क्रूएलिटी का मतलब होता है आपका निर्दयता, लस्ट का मतलब होता है आपका हवस या लोलुपता, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है आपका संघर्ष, फ्यूरी का मतलब होता है तेज या गुस्सा, क्रोध, इनटॉलरेंस का मतलब होता है असहिष्णुता, रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता, इनसेंसिटिविटी का मतलब होता है असंवेदनशीलता, कोल्डनेस का मतलब होता है कठोरता, इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता और हेटेड का मतलब होता है नफरत या घृणा। यानी फ्रॉस्ट ने यहां पर फायर और आइस किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी एक यहाँ पर टेबल में कुछ शब्द दिए गए हैं बॉक्स में, उसको आपको लिखना है। तो आप देखें आंसर। फॉर फ्रॉस्ट
फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, एवरेज, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी। यानी फायर यहां पर किसके लिए है? लालच के लिए है, लोभ के लिए है, हवस के लिए है, कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष के लिए है और क्रोध के लिए है। जबकि आइस स्टैंड फॉर क्रूअल्टी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, सेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड हेटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द राइम स्कीम? डियर स्टूडेंट्स, राइम स्कीम क्या होती है? राइम स्कीम होती है ए पैटर्न ऑफ साउंड, ए पैटर्न ऑफ साउंड एट द एंड ऑफ लाइन और स्टेंजा। यानी किसी भी पोइम की स्टेंजा या लाइन की जो अंतिम जो पैटर्न साउंड होती है वो राइम स्कीम कहलाती है। यानी ए पैटर्न ऑफ साउंड दैट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ ए लाइन और स्टेंजा। साउंड एट द एंड ऑफ ए लाइन और स्टेंजा। यानी किसी भी पंक्ति या स्टेंजा की अंतिम जो साउंड होती है वो कहलाती है आपकी राइम स्कीम। तो हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोइम? तो आपको केवल राइम स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है। तो राइम स्कीम क्या है इसकी? द राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज फॉलो। तो आप देख सकते हैं राइम स्कीम क्या है। सबसे पहले आप देखें यहां पर पोइम फर्स्ट स्टेंजा है आपका फायर, आइस, डिजायर एंड फायर। तो यहां पर राइम स्कीम को यदि रिप्रेजेंट करें तो फायर र, तो ए, यहां पर आइस स, बी, फिर वापस यहां पर डिजायर और फायर। यानी इसकी राइम स्कीम होगी ए बी ए, जो कि हमने इस आंसर में लिखा है। फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम है ए बी बी ए। इसके बाद जो सेकंड स्टेंजा है उसकी आप राइम स्कीम देखें तो ट्वाइस साउंड आ रही है स, ए, इसके बाद हेट, ट, बी, आइस, वापस स आ रही है ए, ग्रेट, बी और सफिस ए। तो इसकी राइम स्कीम होगी ए बी ए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार द राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज एज फॉलो। फर्स्ट स्टेंजा की है ए बी ए एंड सेकेंड स्टेंजा की है ए बी ए। आइए अब हम कुछ इस पोइम पर आधारित एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का अध्ययन करें। क्वेश्चन फर्स्ट, हु रोट द पोइम फायर एंड आइस? यानी फायर एंड आइस किसने लिखी? तो बिल्कुल सिंपल आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट द पोइम डस्ट ऑफ फायर एंड आइस। फायर एंड आइस यानी इस पोइम को किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। सेकंड, व्हाट डू सम पीपल से अबाउट द अर्थ? कुछ लोग पृथ्वी के बारे में क्या कहते हैं? आंसर, सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। इस संसार का जो अंत है वो फायर में होगा। वेयर इज, जबकि सम पीपल से इट विल एंड इन आइस। तो कुछ लोगों का कहना है कि इस संसार का अंत है वो आइस से होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर फायर है वो डिजायर, ग्रीड इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि आइस है वो आपका हेटर्ड, कोल्डनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है। क्वेश्चन 3, व्हाट डज फायर स्टैंड्स फॉर? यानी यहां पर फायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है या स्टैंड फॉर है? तो आंसर, फायर स्टैंड फॉर ग्रीड, एवरेज, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी। नेक्स्ट, वाई डज द पोइट सपोर्ट? कवि है वो क्यों सपोर्ट कर रहा है? दोज यानी पक्ष ले रहा है, दोज उन लोगों का हु फेवर फायर, जो कि फेवर फायर जो कि आग का पक्ष लेते हैं। यानी वे लोग जिन्होंने कहा कि पृथ्वी का अंत है वो आग से होगा, उसका पक्ष कवि क्यों लेता है या सपोर्ट करता है? आंसर, द पोइट सपोर्ट्स, कवि सपोर्ट करता है दोज उन लोगों का हु फेवर फायर्स, जो कि फायर का फेवर करते हैं, बिकॉज क्योंकि ही हैज टेस्टेड द डिजायर, क्योंकि उसने उस इच्छा या तृष्णा का स्वाद चखा है या अनुभव किया है। इट मीन्स, इसका मतलब है ही हैज एक्सपीरियंस द रिजल्ट ऑफ डिजायर, ग्रीड एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब है कि उसने अनुभव किया है किसका? डिजायर यानी इच्छा, लालच और संघर्ष के रिजल्ट का या परिणाम का। यानी कवि इसलिए उनका पक्ष लेता है क्योंकि कवि ने इसको यानी इच्छा यानी तृष्णा, लालच और संघर्ष के परिणाम का अनुभव किया है, उसने स्वाद चख रखा है, इसलिए वो उन लोगों का फेवर करता है जो कि आग, ये कह रहे हैं कि इस पृथ्वी का अंत है वो आग से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5,
व्हाट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी किसको दोबारा नष्ट होना पड़ेगा, तो यहां पर किसको दोबारा नष्ट होना पड़ेगा, द वर्ल्ड, यानी संसार को, विश्व को है वो हैड टू पेरिश ट्वाइस, दोबारा नष्ट होना पड़ेगा। क्वेश्चन 6, व्हाट इज एनफ फॉर द वर्ल्ड टू पेरिश, व्हाट इज एनफ, क्या पर्याप्त है, फॉर द वर्ल्ड, संसार के लिए या इस विश्व के लिए, टू पेरिश, नष्ट होने के लिए, तो यहां पर व्हाट की जगह हम लिख दें हैड, यानी वो घृणा पर्याप्त है, इज एनफ फॉर द हैड वर्ल्ड टू पेरिश, यानी नफरत या घृणा है वो इस संसार को दोबारा नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। 7th, व्हाट डज आइस रिप्रेजेंट फॉर, यानी आइस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आंसर, आइस स्टैंड्स फॉर क्रूअल्टी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड हेटर्ड, यानी आइस है वो निर्दयता को, असहिष्णुता को, कठोरता को, असंवेदनशीलता को, रूखेपन को, उदासीनता को और घृणा या नफरत को रिप्रेजेंट करता है। आइए अब इसके हम रेफरेंस टू कंटेस्ट का अध्ययन करें। रेफरेंस टू कंटेस्ट, सबसे पहला स्टेंजा है सम से लेके हु फेवर फायर। रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम फायर एंड आइस कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी ये उक्त पंक्तियां है वो फायर एंड आइस पोइम से ली गई है जिसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। कंटेस्ट यानी प्रसंग, यानी ये किस घटना से संबंधित है या इसमें क्या घटना महत्वपूर्ण है, तो प्रसंग है हमारा। इन दीज लाइन्स द पोइट सेज, कवि कहता है, अबाउट द टू वेज, दो तरीकों के बारे में हमें बताता है, ऑफ द डिस्ट्रक्शंस, विनाश के, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के, यानी पृथ्वी या इस वर्ल्ड के विनाश के बारे में हमें दो मतों के बारे में बताता है। एक्सप्लेनेशन, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट सेज, कवि कहता है, देयर आर टू ओपिनियन, दो प्रकार के मत हैं, अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के विनाश के, यानी संसार के विनाश के लिए दो मत है। सम पीपल सेज दैट द फायर विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉय ऑफ द अर्थ, यानी कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी के नष्ट होने के लिए या विनाश के लिए आग है वो रेस्पॉन्सिबल होगी। वेरेज, जबकि सम पीपल सेज, कुछ लोग कहते हैं, दैट की द आइस विल बी रेस्पॉन्सिबल, इसकी जिम्मेदार कौन होगी, आइस, फॉर द डिस्ट्रॉय ऑफ द अर्थ। यानी फर्स्ट स्टेंजा में कवि हमें पृथ्वी के विनाश के बारे में दो मतों के बारे में बताता है। पहला मत उन लोगों का है जो ये कहते हैं कि इस पृथ्वी का अंत है वो आग से होगा, तो कुछ लोगों का मत है कि इस पृथ्वी का अंत है वो आइस से होगा। बट किंतु द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट ही सपोर्ट दोज पीपल, या दीज पीपल, कि वो उन लोगों का सपोर्ट करता है, हु फेवर्स द फायर, जो कि आग को पक्ष लेते हैं या आग का फेवर करते हैं, बिकॉज, क्योंकि ही हैज एक्सपीरियंस द डिजायर पर्सनली, कि उसने पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से उस इच्छा को अनुभव किया है। फायर इज यूज्ड हियर एज ए सिंबल ऑफ डिजायर, ग्रीड एंड एवरिस, यानी फायर यहां पर किसके सिंबल के रूप में या प्रतीक के रूप में काम में लिया है, डिजायर यानी घृणा या तृष्णा या इच्छा, ग्रीड लालच और एवरिस लोभ के रूप में। लास्ट स्टेंजा है सेकंड स्टेंजा की रेफरेंस टू कंटेस्ट, बट इफ से लेके वुड सफिस। रेफरेंस सेम है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी ये उक्त पंक्तियां हैं वो फायर एंड आइस से ली गई है जिसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। कंटेस्ट, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट सेज, कवि कहता है, अबाउट द सेकेंड ओपिनियन, दूसरे मत के बारे में, फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के विनाश के बारे में। एक्सप्लेनेशन, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट सेज, कवि कहता है, इफ, यदि द अर्थ हैज टू डिस्ट्रॉय, यदि पृथ्वी को दोबारा नष्ट होना पड़े, देन, तब, द आइस विल बी एनफ, आइस है वो पर्याप्त होगी फॉर इट, इसके लिए। यानी इन पंक्तियों में कवि कहता है कि यदि पृथ्वी को दोबारा नष्ट होना पड़े तो उसके लिए आइस है वो पर्याप्त होगी। ही सेज, वो कहता है, दैट की आइस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, आइस भी महत्वपूर्ण है, एंड विल बी सफिशियंट, और पर्याप्त होगी, फॉर द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के विनाश के लिए। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में आइस इज यूज्ड, आइस का उपयोग किया गया है हियर यहां पर एज ए सिंबल ऑफ, किसके प्रतीक के रूप में, हैटर्ड घृणा, कोल्डनेस उदासीनता, इनडिफरेंस उदासीनता, कोल्डनेस रूखापन, इनडिफरेंस उदासीनता, इनसेंसिटिविटी असंवेदनशीलता एंड रिजिडिटी कठोरता के रूप में। यानी यहाँ पर आइस है वो घृणा, रूखेपन, उदासीनता
असंवेदनशीलता और कठोरता के प्रतीक के रूप में इसका प्रयोग या उपयोग किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।